जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइए आपको कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिससे शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 66वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। यह सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बाध्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारसनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ पर्वत झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई जो लगभग है वो 1365 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई, यानी कि 4478 फीट है। यह गिरिडीह जिले में स्थित है। यह पर्वत जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने तपस्या की थी। बाकी विकल्पों की बात करें तो कांगटो जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है। या पारसनाथ अभी हम लोग पढ़े झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। तो अनामुडी कहाँ का है? तो अनामुडी जो केरल का सबसे ऊंचा शिखर है और यह दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा है। तो यह केरल में है और दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा शिखर है अनामुडी। और गिरनार की बात करें तो गुजरात का यह प्रसिद्ध मंदिर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए आंखों की रोशनी और त्वचा की सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह रात में दिखने नाइट विजन और कार्निया की सुरक्षा में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से रतांधा माने कि नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेलिमिया हो सकता है। इसका सूत्र जो है गाजर, पालक, शकरकंद, दूध, अंडा, मछली आदि है। बाकी विकल्पों की बात करें तो विटामिन ई विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। मसूड़ों में खून आना, घाव ठीक ना होना आदि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी विधिक या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देता है लेकिन यह राय बाध्यकारी नहीं होती, इसे ही परामर्श क्षेत्राधिकार कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार देता है। अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालयों से संविधान संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार देता है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस मंदिर से संबंधित है? आपसे पूछा कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला जो है किस मंदिर से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कामाख्या मंदिर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंबुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है। यह हर साल जून महीने में मनाया जाता है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। यह मेला मां कामाख्या देवी की शक्ति और उर्वरता से जुड़ा हुआ है। बाकी विकल्पों की बात, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। कोड़ाक्सूर मंदिर उड़ीसा में स्थित है, सूर्यदेव को समर्पित मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। और कामाख्या मंदिर अभी हम लोग पढ़े असम में है और अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह असम में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? आपसे पूछा है कि लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष होता है लोकसभा के लिए, 30 वर्ष होता है आपका राज्यसभा
के लिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शर्तें हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी अपराध के लिए आयु घोषित न किया गया हो। अन्य शर्तें संसद द्वारा बनाई गई हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का भाग दो निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकता। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। इसमें उल्लेख है कि संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 कौन कौन भारत का नागरिक होगा, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के आधार क्या हैं, संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित विधि बनाए, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955। बाकी विकल्पों की बात करें तो मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35। प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना शुरुआत में दी गई है, भाग के अंतर्गत नहीं आती। और संघ हो इसके क्षेत्र भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के अंतर्गत दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के अंतर्गत दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगडन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन लंदन में भारतीय संविधान सुधारों पर चर्चा के लिए आयोजित किए गए थे। कुल 3 सम्मेलन हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लॉर्ड इरविन के समय यह हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लॉर्ड विलिंगडन के समय में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी लॉर्ड विलिंगडन के समय में हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए, गांधी इरविन समझौते के बाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? आपसे पूछा है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कारगिल युद्ध। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना का वह सैन्य अभियान था जो कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया। यह युद्ध मई से जुलाई 1999 तक जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास क्षेत्र में हुआ। पाकिस्तान के सैनिक और घुसपैठिए ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाए हुए थे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत इस पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर कहा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसका काल पीरियड था 1961 से 1966 तक। इसका काल पीरियड था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि और उद्योग दोनों में संतुलित विकास करना, लेकिन यह योजना चीन भारत युद्ध 1962, पाकिस्तान युद्ध 1965 और लगातार सूखे कारण असफल रही। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और अंततः यह योजना अधूरी रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अभी यह प्रश्न हम लोग ऊपर भी पढ़े, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप लोग का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 1931 में। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यह प्रतिनिधित्व उन्होंने गांधी इरविन समझौते के बाद किया था। महात्मा गांधी ने। गांधी इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। उन्होंने वहां भारतीय स्वतंत्रता, अस्पृश्यता उन्मूलन और सांप्रदायिक प्रतिनिधि जैसे मुद्दों पर चर्चा की। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड विलिंगडन थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन के समय भी यही थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य, और स्थायी सदस्य 5 होते हैं। कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? तो आपका रूस है स्थायी सदस्य, चीन है स्थायी सदस्य, फ्रांस है स्थायी सदस्य,
अमेरिका है स्थायी सदस्य, अमेरिका है स्थायी सदस्य और यूनाइटेड किंगडम है स्थायी सदस्य। तो इसमें जो दिया है रूस भी दिया हुआ है, कनाडा नहीं दिया, तो कनाडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्थायी सदस्य नहीं है। बाकी ये सभी स्थायी सदस्य हैं 5। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला या वाली पहले एशियाई कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले जो पहले एशियाई थे वो मिहिर सेन थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मिहिर सेन पहले एशियाई और पहले भारतीय पुरुष थे जिन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। उन्होंने यह उपलब्धि 12 घंटे 34 मिनट में हासिल की। बाद में उन्होंने गंगा, भदेश्वर, पनामा, पाली, टाइग्रिस और अन्य और जैसी प्रमुख नदियों और समुद्री मार्गों को भी तैरकर पार किया। 1967 में उन्हें पद्मश्री और 1967 में ही पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? आपसे पूछा है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना का कार्य पीरियड था के दौरान अपनाया। इस योजना का आधार पीसी महालनोबिस मॉडल था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को आर्थिक विकास में समान महत्व दिया गया। इस योजना का मुख्य फोकस भारी उद्योग और औद्योगिकीकरण था। परिणाम स्वरूप इस अवधि में स्टील प्लांट्स, मशीन टूल्स, डैम और आधारभूत संरचनाएं बनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों द्वारा लिखा गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा। भारत का मूल संविधान हाथ से सुंदर कैलीग्राफी में लिखा गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कैलीग्राफर ने अंग्रेजी भाषा में हाथ से लिखा। उन्होंने इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया, बल्कि जीवन भर उनकी पहचान के लिए हर पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर अंकित किया। संविधान का हिंदी रूपांतरण वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने इसे हाथ से नहीं लिखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2025 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? आपसे पूछा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2025 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यह प्रावधान 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से किया गया। पहले मतदान आयु सीमा 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। यह प्रावधान 1989 के आम चुनाव में लागू हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं की लोकतंत्र में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपसे पूछा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधीन एक सहायक संस्था के रूप में किया गया। मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देना। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1971 में रामसर ईरान में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के महत्व, जैव विविधता संरक्षण, जल प्रबंधन और जलवायु संतुलन में उसकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को भारत में जन औषधि दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिसंबर को।
को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य ऊर्जा की बचत, ऊर्जा के कुशल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। इस दिन ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों और व्यक्तियों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का संस्थापक है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का संस्थापक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1931 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। पीसी महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने महालनोबिस दूरी की संकल्पना दी थी। योजना आयोग में उन्होंने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और विकल्पों को भी एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। देखते हैं आपने कैसा पढ़ा है। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।